आइए अब हम संसाधनों के प्रकार पर चर्चा करें। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और ये हमें प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में मिले हैं और हम इन्हें सीधे ही प्रयोग में ले सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इन प्राकृतिक संसाधनों का और अच्छा उपयोग करने के लिए हम लोग औजारों और तकनीक का इस्तेमाल भी करते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन अलग अलग कारकों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें विकास और प्रयोग का स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण, ये 4 कारकों के आधार पर संसाधनों का पुनः वर्गीकरण किया गया है। एक एक करके हम आगे समझते हैं कि आखिर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस किस तरह से किया गया है। विकास और उपयोग के आधार पर इन प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है वास्तविक संसाधन, दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी पूरी मात्रा अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है और इस समय इनका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है वो उच्च स्तर की नहीं होने के कारण या पर्याप्त स्तर की नहीं होने के कारण इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। इसलिए ऐसे संसाधनों को भविष्य में इस्तेमाल तो कर पाएंगे, लेकिन अच्छी तकनीक के इस्तेमाल के साथ। आगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को फिर 2 भागों में बांटा गया है, अजैव और जैव। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होती हैं। मृदा, चट्टानें, खनिज अजैव संसाधनों के उदाहरण हैं। पौधे और जंतु जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। इस प्रकार ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। आगे फिर से 2 भागों में बांटा गया है, भंडार के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा का हम कितना भी इस्तेमाल करें, उनके भंडार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी हैं जिनके भंडार पर प्रभाव पड़ता है, जैसे जल है, मृदा है, वन है तो ये नवीकरणीय संसाधन, लेकिन इनका लापरवाही पूर्वक इस्तेमाल करने से इनके भंडार पर प्रभाव पड़ता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी जल की कमी है, प्राकृतिक जल स्रोत सूखते जा रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जल असीमित नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, फिर भी जल की कमी है। इसका मतलब कहीं न कहीं जल का लापरवाही पूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक हम पानी का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक जल असीमित नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी जल की कमी बनी रहेगी। आगे अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उन्हें नवीकृत होने में या पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं और ये अवधि काफी लंबी होती है। ये मनुष्य जीवन की अवधि से भी काफी
ज़्यादा लंबा समय हो सकता है, इसलिए ये संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार जब संसाधन यदि समाप्त हो जाए तो उसका पुनः पूरित होना मुश्किल है। यदि वो पुनः पूरित होता भी है तो बहुत लंबा समय लेगा। उदाहरण के लिए जैसे कोयला है, पेट्रोलियम आइटम्स है, प्राकृतिक गैस है, ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। आगे वितरण के आधार पर फिर से प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन किया गया है, जहाँ सर्वव्यापक और स्थानिक दो रूपों में से देखा जा रहा है। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं जैसे वायु, ये सर्वव्यापक संसाधन का उदाहरण है क्योंकि वायु सब जगह उपलब्ध है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित जगहों पर ही पाए जाते हैं उनको स्थानिक लोकलाइज्ड कहते हैं, जैसे तावा, लोहा या स्टीम। ये वो संसाधन है जो सभी जगह प्राप्त नहीं होते हैं। सवाल है कि आखिर ये प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो असमान क्यों है। ये प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि संसाधनों का असमान वितरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात इन कारकों में जब भिन्नता होती है तो संसाधनों का वितरण भी असमान होता है। तो इस प्रकार से संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसका यहाँ पर एक उत्तर आपको दिया हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन। आखिर मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं और जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मूल संसाधन है जब उनके मूल स्वरूप को बदलकर उन्हें और ज़्यादा उपयोगी बना दिया जाता है, मनुष्य के द्वारा संसाधनों को और ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए और ज़्यादा उपयोगी बना दिया जाता है, तब वो प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन में बदल जाते हैं। जैसे पुल बनाया, सड़क बनाई, मशीन या वाहन बनाए, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए। तो जो संसाधन मानव ने तैयार किए हैं उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आप यहाँ पर 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बना सकते हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे मानव संसाधन की। मानव संसाधन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि मानव संसाधन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। योग्यता में मानसिक और शारीरिक दोनों शामिल हैं। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मनुष्य की जो योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम है और किसी भी वस्तु को वो और अधिक उपयोगी बना सकता है, उसके पास कौशल है, कुछ करने का ज्ञान है, उसके पास तकनीक है, तो वो एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन को और अधिक उपयोगी बनाने में जब सक्षम हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति मानव संसाधन कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब उनके पास ज्ञान, कौशल और तकनीक उपलब्ध हो और वो कुछ ऐसा कर जाएं कि उनके द्वारा किसी विशेष संसाधन का निर्माण कर दिया जाए, तो उस स्थिति में मानव संसाधन बन जाता है। पढ़ते हैं, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक प्रकार का संसाधन है।
तो सभी लोग मानव संसाधन कहलाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अर्थात व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वह कुछ कर सकता है, ऐसी स्थिति में किसी भी साधन को वो संसाधन में परिवर्तित कर देता है। अच्छा कार्य करने की उसकी कुशलता ही मानव को मानव संसाधन बनाती है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मानव संसाधन विकास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि पहले मानव ने अपने संसाधन जो उसे उपलब्ध थे उनको अधिक उपयोगी बनाते हुए वह खुद मानव संसाधन कहलाया। साथ ही मानव को और अधिक कुशल बनाने के लिए उसके लिए जो भी संसाधन जुटाए जाते हैं, उन संसाधनों को जुटाने के साथ मनुष्य की कुशलता में और विकास करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक भिन्नता बताता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे पुनः समझिए। संसाधनों का जब हम सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं और उन्हें नवीकरण होने के लिए समय जब हम देते हैं तो इस प्रकार से संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनको बचाए रखना और उसके लिए संतुलन बनाए रखना, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेंगे, उनको नवीकरण के लिए समय नहीं देंगे, तब तक संसाधन संरक्षण नहीं हो सकता है। और हमारे उपयोग के साथ साथ जब हम संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखते हैं, उनका संरक्षण करके रखते हैं, तो इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में एक बालिका सो रही है और उसने एक सपना देखा है और उस सपने में उसने देखा है कि धरती पर सारा जो पानी था वो सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, कहीं छाया नहीं है, कहीं कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में लोग निराश घूम रहे हैं। वास्तव में यदि ऐसा हो जाए तो फिर हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये जो नवीकरण संसाधन है, इनके प्रति हमको सतर्क होने की आवश्यकता है। नहीं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी तब ये नवीकरणीय संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और ये पूरी तरह से समाप्त ना हो, इसीलिए संसाधन संरक्षण की चर्चा की गई है। जब आप संसाधन संरक्षण की बात करते हैं तो ये संसाधन संरक्षण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करें, उसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग ना करें और उसे बचाएं, भावी पीढ़ी के लिए भी बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब जब आप संसाधनों को बचाएंगे तो हम अपनी पृथ्वी को बचाने का ही कार्य करेंगे। इसलिए जब भी आप संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, इसका मतलब आप प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कागज का दुरुपयोग करते हैं, बेवजह कागज बर्बाद करते हैं,
तो यहाँ संसाधनों का नुकसान होता है, क्योंकि कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। ठीक उसी तरह से घरों के अंदर जो बिजली उपलब्ध होती है, यदि हम घर के अंदर नहीं है फिर भी पंखे और ट्यूबलाइट चलते रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दुरुपयोग है। ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। घर में यदि पानी का नल लगा हुआ है, बेवजह पानी बह रहा है, तो वो भी एक तरह से संसाधनों का दुरुपयोग है। ऐसे किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से हमको बचना चाहिए। तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि संसाधनों को संरक्षित करना हमें आना चाहिए। और जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना है, तो निश्चित रूप से हम हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। आइए अब कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, साथ ही प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब सतत पोषणीय विकास जो भावी पीढ़ी के लिए भी अति आवश्यक है, उसके कुछ सिद्धांत यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हें भी पढ़ना आवश्यक है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये इस प्रकार से सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से दो प्रश्न बन जाते हैं कि हमारी पृथ्वी और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आप क्या कार्य कर सकते हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ से इन 3 बिंदुओं को लिखा जा सकता है। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यहाँ से आप इन तमाम बिंदुओं को उसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि पहले चैप्टर संसाधन में संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, साथ ही सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं तथा सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है। आशा है इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति धरती पर उपलब्ध संसाधनों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करे और उन्हें भविष्य के लिए बचा के रखने में मदद करे, ताकि पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अभ्यास के लिए कुछ चीज़ों को आप घर पर कर सकते हैं, जैसे अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की सूचियां बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में आप बता सकते हैं और किस प्रकार से संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन जिनका वाणिज्यिक मूल्य होता है, उनकी सूची तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बना सकते हैं, जिनको आप अपने चारों ओर देखते हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए आप अपने कर्तव्य समझते हुए उनकी सूची तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं कि वो कहीं किसी प्रकार से संसाधनों का दुरुपयोग तो नहीं करते हैं। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा।